विशाखा जी के ऐसे सवाल से काव्या पूरी तरह से सोच में पड़ जाती है। आखिर वह अपनी माँ को कैसे यह वचन देती कि वह आदित्य के साथ इस रिश्ते को पूरे मन से निभाएगी। उसने आदित्य को ठीक से अभी तक जाना ही कहाँ था, तो वह कैसे कह दी कि वह आदित्य को अपना बना लेगी। काव्या का चुप रहना विशाखा के मन में डर पैदा कर रहा था। अब जब आदित्य की शादी हो गई है, भले ही मजबूरी में हुई हो, उसे निभाना तो दोनों को पड़ेगा। अब दोनों रिश्ते में बन चुके थे। बहुत देर तक दोनों के बीच बिल्कुल शांति छा जाती है। काव्या को अंदर अंदर यही बात परेशान कर रही थी। अगर उसने ये कह दिया कि वह आदित्य के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाएगी, तो क्या वह अपनी कही हुई बात को कर भी पाएगी। विशाखा अभी इस बात से परेशान थी कि क्या दोनों का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। विशाखा जी आदित्य को बहुत अच्छे से जानती थी कि आदित्य कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी को जगह नहीं देगा। आखिर उसे बचपन से जिस दर्द की वजह से अकेला रहना पड़ा था, वह अब भी उस दर्द को संभाले बैठा था। वह आज भी अपने परिवार से घुल मिल नहीं पाया था। काव्या और कुछ सोच पाती या विशाखा जी अपने सवाल को फिर से दोहरा पाती, उससे पहले ही रूहानी आवाज़ देती है, बड़ी माँ, दादी आपको और भाभी को बुला रही है। सोच में डूबी काव्या बाहर आ जाती है और विशाखा जी के साथ बाहर चली जाती है। बाहर आकर देखते हैं तो रात के 9 बज रहे थे। दोनों अपनी सोच और सवालों में इतने मगन थे कि उन्हें वक्त का पता ही ना चला। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे दोनों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। काव्या डाइनिंग टेबल पर नज़र डालती है तो सभी बैठे होते हैं सिवाय आदित्य के। काव्या डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, तभी अरुणी देवी एक सर्वेंट से कहती है, आदि को आपने खाना दे दिया। सर्वेंट का जवाब आता है, जी मालकिन। आदित्य का नाम सुनते ही काव्या के जैसे कान खड़े हो जाते हैं। वह काफ़ी गौर से बातों को सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। काव्या अपना सर उठाकर सबको देखती है। सब कोई अपना खाना खाने में व्यस्त था। उनको ऐसा देखकर काव्या भी अपना खाना खाने लगती है। रात के करीबन 2 बजे काव्या अपने बिस्तर पर इधर से उधर करवट लिए जा रही थी। उसे रह रहकर आदित्य और विशाखा जी की बातें ही याद आने लगती है, जो उसे सोने ही नहीं दे रही थी। काव्या जब डिनर करने के बाद कमरे में आई थी, तभी आदित्य कमरे में नहीं था। काव्या जब पूरी तरह से परेशान हो जाती है तो उठकर बैठ जाती है। काव्या अपनी नज़रें पूरे बेड पर डालती है तो उसमें उसके सिवाय कोई नहीं होता। काव्या बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और बालकनी की तरफ बढ़ने लगती है। बालकनी की तरफ वह जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, उसे सोफे पर सोया हुआ आदित्य दिखता है। आदित्य को देखते ही काव्या को जाने क्या हो जाता है। वह आदित्य की तरफ बढ़ जाती है। उसके पास पहुंचते ही वह आदित्य के सामने सोफे के नीचे बैठ जाती है और आदित्य को देखने लगती है। आदित्य उसके लिए अब बिल्कुल सुकून सा बन गया था। वैसे तो काव्या ना कभी आदित्य के इतने पास आई थी और ना ही कभी उसकी उससे बात हुई थी। आदित्य को देखते ही देखते काव्या को एक सुकून भरी नींद आ जाती है और वह वैसे ही आदित्य के पास बैठकर सो जाती है। आदित्य को तो जैसे कुछ पता ही नहीं, वह सुकून से अपनी नींद को पूरी करता है। अगली सुबह जब आदित्य की आंखें खुलती है तो उसे काव्या का मासूम सा चेहरा अपने पास दिखता है। काव्या का चेहरा आदित्य के बिल्कुल सामने था। अगर आदित्य थोड़ा और झुक जाता तो काव्या और उसके होठ एक हो जाते। आदित्य बहुत गौर से काव्या को देखने लगता है। काव्या के चेहरे पर पिछले दिन की तरह दर्द और परेशानी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन काव्या को अपने इतने करीब देखकर आदित्य के दिल में हलचल सी होने लगती है। आदित्य काव्या की उड़ती हुई जुल्फों को संभालने के मकसद से अपने हाथ बढ़ाने लगता है। काफ़ी हद तक आदित्य के हाथ काव्या के चेहरे को छूने के लिए बड़े ही थे कि उसे कुछ याद आता है। यह याद आते ही आदित्य का हाथ पीछे की ओर जाने लगता है। वह अपने जज्बातों को संभालते हुए
काव्या से दूर हो जाता है और सोफे से उठकर वॉशरूम चला जाता है। हर बार की तरह काव्या की नींद आदित्य के सावर लेते हुए पानी की आवाज़ से खुल जाती है। काव्या अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। अपने पास आदित्य को ना देखकर काव्या वॉशरूम की तरफ देखती है। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और आदित्य शर्टलेस वॉशरूम से बाहर निकलता है। आदित्य को ऐसे देखकर काव्या के गाल लाल हो जाते हैं। ऐसे देखकर ही काव्या शर्मा जाती है। वह अपनी जगह उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वह वॉशरूम की तरफ पहुंचती है, लेकिन उसी वक्त आदित्य शर्ट लेने के लिए मुड़ता है, जिससे वह काव्या से टकरा जाता है। टकराने की वजह से काव्या खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है। तभी आदित्य झट से काव्या को कमर से पकड़ लेता है। आदित्य का एक हाथ काव्या के कमर और दूसरा हाथ काव्या के पीठ पर होता है। काव्या के हाथ आदित्य के सीने पर और दूसरा हाथ आदित्य के मस्कुलर बॉडी पर होती है। काव्या ने गिरने की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि वह किसी के बाहों में अपनी आंख खोल लेती है, आंखें खोलते ही उसकी नज़र आदित्य की नज़र से टकरा जाती है। एक पल के लिए जैसे दोनों का समय वहीं थम सा गया हो। दोनों अपनी नज़रों में पूरी तरह से खो जाते हैं। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है तो दोनों का ध्यान टूटता है। हड़बड़ी में काव्या सीधी होने की कोशिश करती है, जिसके वजह से काव्या आदित्य के सीने से लग जाती है। फिर झट से आदित्य से दूर होकर लगभग भागते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। काव्या की ऐसी हरकत देखकर आदित्य के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह भी पल भर में कहीं गायब हो जाती है। काव्या दरवाजे से लगकर अपनी धड़कन को संभालने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद काव्या अपने सर पर चपाट मारते हुए खुद में ही कहती है, ये क्या कर रही है तू काव्या? हर वक्त बस इस फीलिंगलेस के बाहों में गिर जाती है और ये इंसान अब भी नहीं बदला। इतना बोलकर मुंह बनाते हुए वॉशरूम के नीचे खड़ी हो जाती है। बाहर आदित्य अपने शर्ट पहनकर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, कोई झट से उसके गले से लिपट जाता है। वहीं आदित्य के एक्सप्रेशन अब भी वैसे के वैसे ही थे, शांत, कुछ देर तक शांत रहती है। तभी वह लड़का आदित्य से अलग होकर कहता है, कैसा है यार? आदित्य बस उसे घूरते हुए देखने लगता है। उसकी नज़रों को समझते हुए वह लड़का बोलता है, वो आज ही मैं अपने वीकेंड से वापस लौटा हूँ। मैं हॉस्पिटल गया था तो मुझे एक केस दिया गया कि मुझे तेरे घर रहकर अर्जुन की तबीयत का ध्यान रखना है। वैसे यार, अर्जुन भाई की ऐसी हालत कैसे हो गई? उनकी तो शादी होने वाली थी। आदित्य उस लड़के का हाथ पकड़कर स्टडी रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। यह लड़का आदित्य का एक लौता दोस्त सौरभ था, जो उसका बचपन से दोस्त है। सौरभ एक डॉक्टर है। स्टडी रूम में पूरी तरह से शांति थी। सौरभ आदित्य को देखते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तू अब क्या करेगा? अब तो तेरी उससे शादी हो चुकी है, वो तेरी हो चुकी है। आदित्य झट से कहता है, वो मेरी कभी नहीं हो सकती। वो भाई की थी और हमेशा भाई की ही रहेगी। जैसे ही भाई ठीक हो जाएंगे मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। सौरभ आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, लेकिन दादी? आदित्य सौरभ की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मैं दादी को मना लूँगा। वहीं बाहर कोई था जो उनकी बातों को सुन रहा था। ये और कोई नहीं, काव्या थी, जो नीचे जाने के लिए स्टडी रूम से गुजर रही थी। काव्या ने दोनों की सारी तो नहीं, लेकिन आखिरी बात सुन ली थी, जिसे वह समझ चुकी थी कि यह उसके ही बारे में बातें हो रही है। यह सब सुनकर काव्या तो हैरान हो जाती है। आखिर आदित्य किसकी बातें कर रहा था? कौन है जिसकी काव्या है? लेकिन जो भी हो, काव्या और आदित्य के बीच रिश्ता बना था, वह ऐसे ही टूट जाएगा। ये सब सोचकर ये काव्या के दिल में दर्द सा उठता है। काव्या अपने दर्द को संभालने जा रही थी, लेकिन फिर भी दर्द आंसू बनकर उसके आंखों में झलकने लगती है। काव्या ने दादी के जाने के बाद जिसका हाथ थामा था वह आदित्य था, लेकिन उसने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वह पति के होते हुए भी सुहागन नहीं रही, होगी भी कैसे? उसके पति ने
रिश्ता बनने से पहले ही तोड़ने की बात कह दी थी। काव्या वहीं खड़ी अपनी आंसू बहाए जा रही थी कि रुमानी उसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारती है, भाभी। काव्या झट से अपने आंसू को पोंछते हुए पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। रुमानी कहती है, भाभी वह इतना ही बोल पाती है कि उसे काव्य की आंखें दिखाई देती है जो रोनी की वजह से थोड़े लाल से हो गए थे। रुमानी उसके छिपे आंसू को देखते हुए कहती है, भाभी आप रो रही हैं? काव्या अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहती है, न न नहीं तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था तो बस इसलिए। काव्य की बातों से रुमानी को संतुष्टि नहीं होती, लेकिन फिर भी वह यह सब नहीं पूछकर कहती है, चलिए भाभी, आज अर्जुन भाई को हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किया गया है तो हम उनसे मिलने चलते हैं। काव्य यह नाम हमेशा से सुनती आई है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वह आज डिसाइड करती है कि वह जानकर रहेगी कि अर्जुन कौन है। इसी मकसद से काव्या रुमानी को देखते हुए कहती है, अर्जुन अर्जुन कौन है? रुमानी को पहले थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन शादी के उस दिन को याद करके उसे समझ आ जाता है कि काव्या को अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए वह काव्या से कहती है, वही जिनसे आपकी शादी होने वाली थी। रुमानी की बात सुनते ही काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह काफ़ी हैरानी से कहती है, शादी होने वाली थी मतलब? रुमानी काव्या के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए उस दिन जो हुआ वह सब बता देती है। यह सब सुनकर काव्या स्तब्ध रह जाती है। इतना कुछ जो भी हुआ था वह सिर्फ काव्या की वजह से हुआ था। ये सब जानकर काव्या बुरी तरह से टूट जाती है। रुमानी काव्या को सब बताकर हाथ पकड़कर उसे अर्जुन के रूम की तरफ ले जाती है। काव्या बेजान से रुमानी के साथ धीरे कदमों के साथ जाने लगती है। थोड़ी देर में दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं जहां परिवार के हर सदस्य मौजूद अर्जुन के बेजान पड़े शरीर से मिल रहे थे। अर्जुन को देखते ही काव्या को शादी के दिन हुए हादसे एक एक करके याद आने लगती है। ये वही हादसे थे जो काव्या के उस वक्त के दर्द की वजह से छुप गए थे। अब काव्या की ज़िंदगी में एक नया दर्द जन्मा था और वह दर्द था इस परिवार के एक बेटे की ऐसी हालत। काव्या अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी हो रहा था वह सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हो रहा था। लेकिन काव्या यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी सज़ा उसे इस तरह से मिल रही थी। आखिर क्यों इतना दर्द उसे मिल रहा था। काव्या यही सब सोचते हुए अर्जुन के पास पहुंच जाती है और उसे बड़े गौर से देखने लगती है। एक यही तो था जो काव्या के साथ कस्में खाने वाला था। यही तो था जो काव्या को अपनी ज़िंदगी में लाने वाला था। यही तो वह था जिसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए काव्या को अपना बनाने वाला था। और आज काव्या की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह अपनी आंखें खोल अपने परिवार को देख ना सकता, अपने पैरों से चलकर किसी के साथ चल नहीं सकता।